हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स अनलॉक के 12th पर। आज हम लोग संपूर्ण क्रांति पाठ पढ़ने वाले जो हिंदी गद्य खंड का चैप्टर नंबर 3 है। पाठ नंबर 3 है जो आगे के हम पिछली क्लासों में चैप्टर नंबर 1 बातचीत, चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उस क्लास को नहीं देखे तो उस क्लास को जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसे काफ़ी अच्छे तरह से मैंने समझाया है। चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, इस क्लास में हम लेखक परिचय, मैं लेखक के नाम के लेखक के बारे में कुल जानेंगे और सारांश के बारे में हम जानेंगे। क्या इस पाठ का सारांश क्या है? तो ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, संपूर्ण क्रांति जो पाठ का नाम है, इस क्रांति जो है, यह क्रांति बोले तो क्या संपूर्ण क्रांति पाठ में बता दे रहा हूँ। यह जो पाठ है भाषण है। क्या है? भाषण है, जो जयप्रकाश नारायण द्वारा गांधी मैदान में दिया गया था। जयप्रकाश नारायण जानते ही हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। जयप्रकाश नारायण पूछा जाता है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, कक्षा 10 में आपको पढ़े होंगे। चलिए हम अब जो है लेखक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, लेखक के बारे में बताया गया है। लेखक के जन्म के बारे में देखिए बताया क्या गया है। तो जन्म 11 अक्टूबर 1902, निधन 8 अक्टूबर उन्नीस सौ उनासी में हुआ था। जन्म स्थान देखिए बताया गया, जन्म स्थान के बारे में बताया गया बच्चों, सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला। यानी इनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1902 में। मृत्यु कब हुआ था बच्चों? तो इनका मृत्यु 1979 में हुआ था। यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बताया गया है। आगे देखिए, पुकार पुकार बोले तो देखिए इनके बचपन के नाम के बारे में बताया गया है। बचपन में इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए, तो बचपन में बाउल बाउल मन बचपन में इन्हें बाउल नाम से पुकारा जाता था। किस नाम से बच्चों? तो बाउल नाम से। पूछा जा सकता है जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था, तो आप बता दीजिए क्या था? तो बाउल था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है कि बड़े बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध प्रसिद्ध हुए। मतलब जब यह लेखक, जब जयप्रकाश नारायण बड़े होंगे तो यह जेपी जेपी बोले तो जयप्रकाश नारायण के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है कि अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। मतलब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, देखिए मैं बता रहा हूँ। पहला बन सकता है जेपी बोले तो जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? तो बाउल था। ये बता दीजिएगा। और क्या बन सकता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि वो बड़े होकर किस रूप में जाने गए? तो जयप्रकाश नारायण जेपी का लोकनायक रूप हो गए। क्या लोकनायक बन गए? लोकनायक बन गए। ठीक है, चलिए यहाँ तकले हो गया आपका। आगे देखिए इन लेखक के बारे में क्या बताया गया है। आगे लेखक के बारे में देखिए बताया गया है, माता और पिता। मतलब देखिए लेखक के माता और पिता का नाम क्या है? जो लेखक है उनके माता और पिता का नाम फूल रानी एवं हर्षु दयाल है। फूल रानी और क्या है? हर्षु दयाल है। ठीक है, पूछा जा सकता है जयप्रकाश नारायण के माता का नाम फूल रानी, पिता का नाम हर्षु दयाल। ठीक है, पत्नी का नाम बताया गया है प्रभावती देवी। पत्नी जो थी इनकी क्या नाम था? तो प्रभावती देवी था। प्रभावती देवी था। ठीक है, चलिए और देखिए क्या बताए। प्रसिद्ध गांधीवाद ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री। मतलब देखिए जयप्रकाश नारायण के जो ससुर थे उनके नाम क्या था? तो ब्रज किशोर नाम था। किशोर ब्रज किशोर नाम था किसका? तो जेपी के ससुर का नाम क्या था? तो ब्रज किशोर। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए इनके बारे में बताया गया है, शिक्षा के बारे में बताया गया। देखिए लेखक परिचय में कुछ आपको केवल याद करना होता है, थोड़ा बहुत समझ लीजिए, अब बाकी सब आप याद कीजिए।
शिक्षा के बारे में बताया गया, मतलब यह किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की, शुरू में शिक्षा कैसे किए, शिक्षा करने के आगे की प्रक्रिया क्या थी इनकी। तो देखिए शिक्षा प्राप्त करने में, तो प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही, यहाँ से पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, तो घर पर हुई थी। ठीक है। फिर पटना कॉलेजिएट 1922 में शिक्षा प्राप्त के लिए अमेरिका गए। यहाँ से देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका कब गए, तो 1922 में गए थे अमेरिका, 1922 में। ठीक है। मार्क्सवाद और साम्यवाद की शिक्षा वहीं ग्रहण की थी। देखिए मार्क्सवाद 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 और साम्यवाद की शिक्षा वह अमेरिका में ग्रहण किए थे। ठीक है। माँ की अस्वस्थता के कारण पीएचडी न कर सके और देश लौटकर आना पड़ा। यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि जयप्रकाश नारायण के माने जेपी के बचपन प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई, तो घर से शुरू हुई बच्चों। फिर पूछा जाएगा कि अमेरिका वो कब पढ़ने के लिए गए, तो 1922 में पढ़ने के लिए गए थे। किसके कारण किसके कारण वह पीएचडी की डिग्री मान पीएचडी न कर सके, तो अपनी माता के अस्वस्थता के कारण, मतलब इन्हें माँ का तबीयत का खराब हो गया, जिसके कारण यह पीएचडी न कर सके और का घर आ गए। क्या बच्चों, तो घर आ गए। ठीक बा। आगे देखो क्या बताओ गुल बा। देखो राजनीतिक जीवन के बारे में, अब देखो यहाँ तक समझ में आ गई। तो देखो राजनीतिक जीवन, राजनीतिक मतलब देखिए जयप्रकाश जो नारायण थे वह राजनीतिक में भी अपना कदम रखे थे। तो राजनीतिक में उनकी क्या प्रक्रिया रही, क्या उनके राजनीति में असर हुआ, तो उसके बारे में देखिए बताया गया है। उसके बारे में लिखा गया है कि 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। देखिए 1929 में यह कांग्रेस में शामिल हुए जयप्रकाश नारायण। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। देखिए 1932 में जेल गए थे किसके कारण, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। यहाँ से याद रखिएगा 1939 में भी जेल गए। देखिए 1932 में गुलन, 1939 में गुलन और 1943 में गुलन जेल। ठीक बा। देखिए आगे क्या लिखल गया, तो 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में जुड़े। यहाँ से पूछा जाता है कि वह विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में कब जुड़े, तो 1954 में जुड़े। कौन जुड़े, तो जेपी जुड़े। समझ गए आप। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए। देखिए यह जो ऐसे व्यक्ति थे जो कई बार जेल, देखिए 1932 में एक बार गए, 1939, 1943, 1974, ये 4 बार देखिए जेल गए, 4 बार जेल चले गए, माने आपातकाल के दौरान। देखिए समझ गए आप, मतलब इनके राजनीतिक जीवन के बारे में समझ। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1954 में ये विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन में क्या जुड़े। आगे देखिए क्या है, अब देखिए लिखा गया कृतियां के बारे में, मतलब इन्होंने किन किन की रचनाएं की है। तो देखिए लिखा गया है कृति के बारे में, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, कुछ कविताएं भी लिखी है। देखिए कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखल है बारे, डायरी एवं निबंध भी प्रकाशित, मतलब ये सब इनकी कृतियां है। कृतियां के बारे में देखिए यहाँ से सम्मान के बारे में पूछा जा सकता है। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस पुरस्कार मिलता है। तो देखिए इनको मैग्सेस पुरस्कार पूछा जाएगा कब मिला था, तो 1965 में मिला था। 1998 में भारत रत्न पुरस्कार, 1998 में भारत रत्न मैग्सेस पुरस्कार कब मिला था, तो 1965 में। भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था, तो 1998, आप कहेंगे सॉरी 1998 में मिला था इनको भारत रत्न पुरस्कार। देखिए इनका जो मृत्यु हो गया था तो 1979 में हो गया था, लेकिन इनके मृत्यु के पश्चात जो क्या इनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। समझ गए। चलिए अब मैं यहाँ से आपको से कुछ टेस्ट ले रहा हूँ। क्या टेस्ट, तभी ना आपको क्या पता चला कि आपने याद किया कि नहीं, आपने समझा कि नहीं। तो देखिए टेस्ट है, लिखिएगा TEST टेस्ट। टेस्ट है पहला,
जेपी का जन्म कब हुआ था? तो जेपी का जन्म जो बच्चों कब हुआ था बताइए? तो 1902 में हुआ था। जेपी का मृत्यु कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था। ठीक है। जेपी कहाँ के रहने वाले थे? तो जेपी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। जेपी के पिता का नाम क्या था? तो जेपी के पिता का नाम बताइए? तो जेपी के पिता का नाम हर्षु दयाल था। हर्षु दयाल था। हर्षु दयाल था। इनके माता का नाम क्या था? तो फूल रानी था। माता का नाम बच्चों क्या था? तो फूल रानी था। फूल रानी। पत्नी का नाम बताइए बच्चों? तो पत्नी का जो नाम था प्रभावती देवी था। प्रभावती। प्रभावती था। पत्नी का नाम प्रभावती। इनके ससुर का नाम बताइए? देखिए, कुल याद रखना संभव नहीं है, आपसे जितना याद हो सके उतना ही, क्योंकि एग्जाम में पूरे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। मैं तो आपके लिए पूछ रहा हूँ। इनके ससुर का नाम क्या था? तो ब्रज ब्रज किशोर था। इनके ससुर का नाम क्या था? तो ब्रज किशोर था। ठीक है बच्चों, ससुर का नाम ब्रज किशोर था। देखिए, और इनके बारे में पूछ सकते हैं। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ प्राप्त की? तो घर से ही प्राप्त की। इन्होंने अमेरिका कब पढ़ने के लिए गए? तो 1922 में गए थे। यह मार्क्सवाद और साम्यवाद से प्रेरित हुए कहाँ पर हुए? तो अमेरिके में हुए। तो कहाँ हुए बच्चों? तो अमेरिके में हुए थे। अमेरिका। और पूछ सकते हैं कि और इन्होंने इन्होंने विनोबा भावे के सर्वोदय भावे आंदोलन में कब हिस्सा लिया? तो 1954 में लिया था। ये सब इनसे ऑब्जेक्टिव लेखक परीक्षा से पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए, अब हम इस पाठ के क्या सारांश देख रहे हैं? क्या क्या बच्चों देख रहे हैं? अब सारांश देखें। क्या सारांश? सारांश देखें। काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैं इस भाषण को आपको समझाऊंगा, और आप क्लास को पूरे दोस्तों में लाइक जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए, हम अब इसका सारांश देखते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ का सारांश देख रहे हैं। संपूर्ण क्रांति पाठ का अब सारांश देखते हैं। काफ़ी सारांश में अच्छे तरीके से आपको सबसे आसान भाषा में सिखाऊंगा, और काफ़ी आपको समझ में भी आएगा। देखिए, ये जो पाठ है, शुरू करने से मैं इस पाठ में बता दे रहा हूँ आपको क्या पढ़ना होगा। तो देखिए, इस पाठ में आपको देखिए क्या पढ़ना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा बड़ा है, हाँ यहाँ पर देखिए, इस पाठ में हमें क्या पढ़ना है। यह जो पाठ है भाषण है बबू। कैसा है पाठ? तो भाषण है। तो भाषण वाले पाठ में जेपी जो है वो भाषण दे रहे हैं। क्या भाषण दे रहे हैं? कहाँ पर दे रहे हैं? तो पटना के गांधी मैदान में। पटना के गांधी मैदान में। पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन के नेतृत्व के लिए यह भाषण दे रहे हैं। उस भाषण में इन्होंने छात्र आंदोलन में क्या क्या करेंगे ये बता रहे हैं। देश में फैले जो भूखमरी, भ्रष्टाचार आदि सारी जो समस्या है उन पर यह तंगे कस रहे हैं। और ये बीच में अपने शिक्षा के बारे में बता रहे हैं कि मैंने किस कठिनाइयों से शिक्षा प्राप्त की है, और काफ़ी इन्होंने इस पाठ में जानकारी भी दी है। इन्होंने गांधी जी के बारे में भी, गांधी जी, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, इन्होंने गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी कुछ बताया है, और कुछ भी इस पाठ में जो है इन्होंने बताया है। चूंकि यह भाषण है तो भाषण को आप ध्यान से सुनिएगा, और एक नेता की तरह आप एक जनता की तरह सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि यह मैं जयप्रकाश नारायण के रूप में इस भाषण को क्या दे रहा हूँ, समझ रहे हैं? चलिए क्लास को शुरू करते हैं अब। तो देखिए, भाषण में पहला जो लाइन लिखा गया सारांश में, तो सारांश यदि आप कर लेते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ठीक है, देखिए सारांश में लिखा गया है पहला लाइन। सारांश में देखिए, संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के भाषण का एक अंश है। पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति जो भाषण था कब दिया था? तो 5 जून 1974। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा 5 जून 1974। कहाँ दिए थे? तो गांधी मैदान, जयप्रकाश नारायण भाषण अंश। समझ गए यहाँ तक? देखिए, संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनशक्ति पटना से प्रकाशित है। मतलब जो ये भाषण है, ये जन स्वतंत्र पुस्तिका जो है जनशक्ति से क्या है? प्रकाशित है। कहाँ से प्रकाशित है? तो जन शक्ति से। यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। ठीक है।
इनका भाषण संपूर्ण जनता मंत्रमुग्ध होकर सुनती है। देखिए मंत्रमुग्ध मतलब काफी ध्यान पूर्वक मतलब अच्छे से क्या सुनती है कि जो कह रहे हैं जेपी जो भाषण दे रहे उसके बारे में क्या ये जनता जो काफी ध्यान लगाकर सुन रही है। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक धधक उठे और आंदोलन के विराट रूप धारण कर लिया। देखिए और आंदोलन के विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर न वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण हुआ। देखिए कह रहे हैं कि भाषण में वो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, तो भाषण भाषण के बाद लोगों के हृदय में देखिए जैसे ही जयप्रकाश नारायण ने भाषण दिया लोगों काफी मोटिवेट हो गए। अब क्रांति उठेगी। लोगों में जो भ्रष्टाचार फैला है, जो देश में भ्रष्टाचार फैला है उसको अब लोग मिटाएंगे। विरोध सरकार के विरोध का आवाज उठाएंगे। काफी लोग मोटिवेट हो गए और इस ये क्या हो गए, काफी जागरूक हो गए कि अब सरकार को हम ऐसे नहीं बुरी काम नहीं करने देंगे। तो ठीक है, अब गांधी मैदान में कहा गया है कि अब देखिए जो गांधी मैदान में उस समय जो 5 जून 1974 को जो भीड़ हुई थी 1974 को जो जयप्रकाश नारायण भाषण दे रहे वैसा भीड़ अब कभी भी नहीं हुई और ना ही वैसा प्रेरक किसे कहा गया है, तो जयप्रकाश नारायण को जेपी को कहा गया है। ना ही ऐसा जेपी जैसा अब कोई वहां पर कोई बोलने वाला हुआ। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ यहाँ तक समझ गए। पहला पैराग्राफ देखिए दूसरा का पैराग्राफ दिया गया। अपने भाषण के आरंभ में जयप्रकाश नारायण ने युवकों को संकेत देते हुए कहा कि मैं हमें स्वराज तो मिल गया है। देखिए कह रहे हैं कि युवकों मतलब जो हमारे छात्र हैं उनको कह रहे हैं देखो देखो हमें स्वराज बोले तो हमारा देश जो आजाद हो गया है, कह रहे हैं क्या हमारा देश आजाद हो गया है, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी अभी काफी संघर्ष करने होंगे। सुशासन करने का अर्थ है देखिए वो मतलब कह रहे हैं कि हमारे जो देश है आजाद हो गइल बा, ठीक बा, लेकिन सुशासन व्यवस्था मतलब अच्छी व्यवस्था के लिए और संघर्ष करना है। संघर्ष बोले तो क्या, पहले जो था अंग्रेज शासन करे, अब जो सरकार आई है इन लोगों पर अब क्या शासन करे, ये कह रहे हैं कि इनकी अच्छी व्यवस्था नहीं है। आगे देखिए क्या करे, भाषण के क्रम में उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया। कहा था ना नेहरू जी के बारे में बताएं। नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को भी अभी देखिए सॉरी देश की जनता को अभी मिलो जाना है। मतलब देखिए कह रहे हैं कि नेहरू जी के बारे में कह रहे हैं कि नेहरू जी क्या कहते थे, तो जनता को सुशासन व्यवस्था मतलब अच्छी व्यवस्था खातिर अभी काफी और संघर्ष करना है, कठिन परिश्रम करने हैं, त्याग करने हैं। जेपी ने कहा कि अभी समाज में भूख, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे दानव वर्तमान है। उन्होंने हम उनसे हमें लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा। इसके लिए जनता को तैयार रहना होगा। देखिए इस लाइन में क्या कह रहे हैं, इस लाइन में जो सरकार के बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं बबुआ, तो देखिए इस पैराग्राफ में जो जयप्रकाश नारायण है वो सरकार के बारे में कह रहे हैं कि हमारा जो देश है वह आजाद हो गया है, स्वराज्य प्राप्त कर लिया है, लेकिन यह सुशासन अभी व्यवस्था नहीं है। सुशासन व्यवस्था के लिए अभी मीलों जाना है, अभी अधिक संघर्ष करना है। ठीक है बच्चों, सॉरी, अभी काफी संघर्ष करना है। नेहरू जी नेहरू जी के बारे में भी यह कहते हैं। फिर जाके क्या कहते हैं, जो हमारे देश में भूखमरी है, भ्रष्टाचार है, ये सब जितना काला धंधा घुसखोरी है इस सबको क्या हटाना होगा, तभी हमारा देश क्या सुशासन व्यवस्था बन पाएगा, मतलब एक अच्छी व्यवस्था हो पाएगी। ठीक है बच्चों, यह पैराग्राफ समझ में आ गया आपको। इस पाठ में इस पैराग्राफ में केवल नेहरू जी
ये भूखमरी, ये सब वर्तमान दानव के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला पैराग्राफ देखिए समझिए। अगला पैराग्राफ क्या है? आंदोलन को सफल बनाने हेतु, देखिए मतलब जो छात्र आंदोलन हुआ है, सॉरी चलिए पूरा पढ़ लेते हैं। आंदोलन आंदोलन को सफल बनाने हेतु उन्होंने युवाओं को आगे आकर नेतृत्व करने की सलाह दी। मतलब युवाओं को बोलो क्या, जो छात्र हैं उनको नेतृत्व करने की सलाह दी। उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया। लोगों के आग्रह पर उन्होंने आंदोलन के नेतृत्व का दायित्व अपने कंधों पर लिया। उन्होंने जन संघर्ष समितियों का गठन किया। देखिए इस पैराग्राफ का कहने का अर्थ है कि जो जयप्रकाश नारायण है, उन्होंने जय का छात्र आंदोलन करने का नेतृत्व किया कि मैं छात्र आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। जो छात्र आंदोलन है उसका नेतृत्व करूंगा और इसे सफल बनाऊंगा। और इसे क्या करूंगा बच्चों? तो इसे सफल बनाऊंगा। सफल सफल बनाऊंगा। इसके लिए यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया, मतलब क्या उन्होंने चलाया, लोगों का आग्रह पर दिया। चलिए ये पैराग्राफ समझ गया। यानी इसमें वो क्या, उसमें जो जो छात्र आंदोलन था उसके नेतृत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ काफी देखिए लिखा गया है। जेपी ने अपने भाषण में अमेरिका परवाह की बात की। देखिए अमेरिका परवाह करने का अर्थ है जो अमेरिका गए थे 1922 में पढ़ने के लिए, उसके बारे में देखिए बताया गया है। अमेरिका में वे मजदूरी करके पढ़ते थे। देखिए यह काफी देखिए इमोशनल है कि जो जेपी थे वो अमेरिका में कैसे पढ़ते थे बच्चों, तो काफी वह मजदूरी करके पढ़ते थे। देखिए कितने कितने संघर्ष से वो पढ़े। पढ़ाई के क्रम में वे घोर कम्युनिस्ट बन गए थे। मैंने देखिए यहाँ से पूछा जाएगा तो वो क्या थे, तो कम्युनिस्ट थे। जमाना लेनिन का था, मतलब उस समय जो क्या लेनिन जीवित थे। लेनिन जो क्या थे तो बच्चों जीवित थे। अंतर लेनिन के विचारों से प्रभावित थे। मतलब इसमें जो है अपने अमेरिका के बारे में बता रहे, मतलब अमेरिका जब गए थे पढ़ने के लिए, अपने अमेरिका जब गए थे उन्होंने पढ़ने के लिए, वहाँ की घटना के बारे में बता रहे हैं कि वह जो थे वह कैसे पढ़ते थे, तो बच्चे मजदूरी करके पढ़ते थे। मजदूरी करके पढ़ते थे। ठीक है, पढ़ाई के क्रम में वो घोर कम्युनिस्ट थे क्योंकि वो जमाना लेनिन का था। अतः लेनिन के विचारकों से प्रभावित थे। मतलब ये जो लेनिन के क्या थे विचार, मतलब लेनिन का जो विचार था, मत था, उससे क्या ये प्रभावित थे। समझ गए? लेनिन के मरने के बाद वे घोर मार्क्सवादी बन गए। मतलब जैसे ही लेनिन की मृत्यु हुई, यह मार्क्सवादी बन गए। अमेरिका से लौटकर वे कांग्रेस में दाखिल हो गए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं। क्यों नहीं? इसका कारण उन्होंने देश की गुलामी माना। देखिए देखिए आप यहाँ से देखिए समझिए इस लाइन का। देखिए जो जयप्रकाश नारायण थे वह क्या थे, तो कम्युनिस्ट थे बच्चों। तो देखिए वह जब अमेरिका से भारत आए, अमेरिका अमेरिका से जब भारत आए तो उनको कम्युनिस्ट पार्टी में क्या उनको रहना चाहिए, क्योंकि वह कम्युनिस्ट थे। उनको कम्युनिस्ट पार्टी में जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं गए। क्यों नहीं गए? तो इसका कारण वो क्या बताते हैं, तो इसका कारण देश की गुलामी बताते हैं। इसके कारण ही क्या कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं गए। किस पार्टी में चल गए, तो कांग्रेस में दाखिल हो गए। किस में हो गए बच्चे, तो वो कांग्रेस में दाखिल हो गए। समझ गए? चलिए इस जो इसमें क्या बताए हैं, तो इस पाठ में अपने अमेरिका के पढ़ाई के बारे में बताए हैं कि कैसे पढ़े, उस समय के जमाना क्या था, वह किसके समर्थक है, तो कम्युनिस्ट के समर्थक थे। फिर जगह जब लेनिन की मृत्यु हुई तो वो मार्क्सवाद के समर्थक हो गए। और जो थे वह जो भारत जब अमेरिका से जब बच्चे लौटे, तो अमेरिका से जब वो लौटे तो वह किस में दाखिल हो गए, तो कांग्रेस में दाखिल हो गए। कांग्रेस में कांग्रेस में दाखिल हो गए, न कि वो कम्युनिस्ट पार्टी में। क्यों नहीं? क्योंकि इसका कारण उन्होंने देश की गुलामी बताया था। देश की गुलामी बताया था बच्चों। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ देखिए क्या लिखा गया है कि जेपी आंदोलन के क्रम में जो भाषा जो सभा हुई,
माने जेपी जो आंदोलन हुआ था, माने जो छात्र आंदोलन के बारे में कह रहे हैं, जो आंदोलन, जो भाषा हुई, जो सभा हुई, उस सभा को विफल बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन-कौन से हथकड़े अपनाए अपनाए इसकी भी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की है। देखिए यहाँ से इस लाइन का देखिए इस पर क्या कह रहे हैं, सरकार के बारे में कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं सरकार के बारे में। सरकार कहने का अर्थ देखिए बच्चों, जो छात्र आंदोलन हो रहा था, छात्र आंदोलन में जो लोग थे वो काफी दूर दूर से दूसरे राज्य के आ रहे थे। दूसरे राज्य के मतलब बिहार में आ रहे, पटना में हो रहा था, क्योंकि पटना में यह छात्र आंदोलन हो रहा था। कहाँ पर हो रहा था? तो पटना में। तो अन्य अन्य जगहों से लोग आ रहे थे इस भाषण में शामिल होने के लिए। तो उस पर लोग जो थे, सरकार जो था उस समय इंदिरा गांधी का सरकार था। इंदिरा गांधी का सरकार था। तो इंदिरा गांधी जो क्या करती थी कि लोगों को पटना पहुंचने नहीं देती थी। इसके लिए उन्होंने देखो क्या-क्या काम किया। देखो पटना रुकावट खातिर क्या-क्या के लिए देखो हथकड़े अपनाए। इनकी भी चर्चा, मतलब इनसे भी नहीं डरे कि वह क्या करेंगे। माने जो कठिनाई प्राप्त हुई वहाँ के लोगों पटना आने में उसके बारे में भी इन्होंने बताया है, ठीक है। लोगों को ट्रेन से उतारा गया, मतलब जब वो लोग पटना आ रहे थे तो ट्रेन से क्या बच्चों, तो उतार दिया गया। ट्रेन से लोगों को उतार दिया गया। लाठियां चलाई गई, मतलब देखिए लाठी मारल हुई कि तो नहीं जाना पटना न तो जाना। जेपी ने जेपी ने इसे लोकतंत्र का कलंक माना। मतलब देखिए यहाँ से सब्जेक्टिव पूछा जाता है कि जेपी ने लोकतंत्र का कलंक किसे माना है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ट्रेनों से लोगों को उतारा गया, लाठियां चार्ज की गई। इस जो लोकतंत्र का यह हिस्सा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में कहा गया है कि लोगों का ही शासन होता है। जो यह जो जो इसके विरुद्ध है, इसको ही क्या जेपी ने कलंक माना है, ठीक है। वे 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 उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते हैं। देखिए किसे मानते हैं लोकतंत्र का दुश्मन, यहाँ से देखिए जो जो शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं। देखिए जे यहाँ कहने का अर्थ है कि लोग जो जयप्रकाश नारायण थे बच्चों, वो लोकतंत्र का दुश्मन बोले तो लोकतंत्र जो हमारे देश में उसका दुश्मन किसे मानते हैं? जो शांतिमय कार्यक्रम हो रहा था। शांतिमय कार्यक्रम कहने का अर्थ है कि जो जो छात्र आंदोलन बुलाया गया था वह शांतिमय कार्यक्रम था। और उस कार्यक्रम में देखिए इंदिरा जी बोले तो इंदिरा गांधी जी थी। लोगों पर लाठियां चलाई गई कि लोग पटना न जाए। लोगों को ट्रेन से उतार दिया गया कि वो पटना न जाए। ठीक है बच्चों, पटना न जाए। देखिए आगे का आगे इंदिरा जी की चर्चा करते हैं। उन्होंने अनुसार उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उनकी गलत नीतियों से, उनके गलत सिद्धांतों से, उनके गलत कार्यों से। मतलब देखिए इसका यहाँ देखिएगा इन जयप्रकाश नारायण साफ साफ कह दे रहे हैं कि देखिए मुझे इंदिरा जी से कोई नफरत नहीं है। मुझे नफरत है बस इंदिरा जी के गलत नीतियों से, गलत तरीकों से, गलत सिद्धांतों से, गलत कार्यों से। मतलब कोई भी व्यक्ति जो होता है वो किसी भी व्यक्ति के गलत नीति, गलत तरीके, गलत सिद्धांत, इसी के कारण किसी से उदास रहता है। मान के चलिए आप किससे उदास रहेंगे तो क्या उसके गलत व्यवहार से रहेंगे या गलत तरीके से बोलने का, इन सभी कारणों से रहेंगे। तो इंदिरा जी, जेपी जी यही बता रहे हैं कि मैं इंदिरा जी से नाराज नहीं हूँ, उनके गलत नीतियों से ये नाराज हूँ, ठीक है। इस देखिए इस पैराग्राफ में वे बता रहे हैं कि जेपी जो छात्र आंदोलन जो शांतिमय जो कार्यक्रम हो रहा था, उस छात्र आंदोलन में जो लोग थे वो पटना पहुंच रहे थे। उसको लोगों में पटना पहुंचने में काफी कठिनाई हुई, क्योंकि उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया बच्चों। ट्रेन से उतार दिया गया, उन पर लाठी चलाई गई, मतलब पटना नहीं जा पाए। इसके कारण जेपी जी क्या कहते हैं, जेपी जी इंदिरा गांधी के बारे में कहते हैं कि मैं उनसे नाराज नहीं हूँ। मैं उनकी गलत नीतियों, गलत तरीके, गलत सिद्धांतों से क्या हूँ, नाराज हूँ, ठीक है बच्चों। इस लाइन का यही अर्थ हुआ है। और इसे ही क्या है, लोकतंत्र का कलंक मानते हैं। समझ गए? चलिए अगला जो पैराग्राफ उसे पढ़ते हैं।
अगला पैराग्राफ देखिए कहा गया है, भाषण के क्रम में वे बापू और जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हैं। माने जो बापू हैं, माने बापू बोले तो क्या गांधी जी है, जवाहरलाल नेहरू क्या प्रशंसा करते हैं, माने बड़ाई करते हैं कि वे गांधी जी का विरोध भी करते थे। मतलब देखिए, गांधी जी मतलब बापू जी का भी वो विरोध कर देते थे उस समय विरोध कर देते। क्यों कर देते थे? क्योंकि वे कम्युनिस्ट थे। नेहरू जी को वे भाई कहा करते थे। देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि जेपी जी किसे भाई कहते थे? तो नेहरू जी को, मतलब जवाहरलाल नेहरू को। अपने भाषण में नेहरू जी की सॉरी विदेश नीति के विरुद्ध की चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय नीति पर उन उनका नेहरू जी से कोई मतभेद नहीं था। मतलब जो राष्ट्रीय नीति थी वो नेहरू जी के भी, देखिए यहाँ से इस लाइन में वो क्या कह रहे हैं कि वो बापू जी और नेहरू जी का भी विरोध कर देते थे, चाहे वो कोई भी हो। तो इसमें बता रहे हैं कि वो विदेश नीति के विरुद्ध चर्चा कर रहे हैं, किसके? जवाहरलाल नेहरू के। और जवाहरलाल नेहरू को वो भाई कहते थे। क्या कहते थे? तो भाई। राष्ट्रीय नीति पर उनका नेहरू जी से कोई मतभेद नहीं था। मतलब जो जेपी कह रहे हैं कि जो जेपी का क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं बच्चों, जेपी कह रहे हैं कि जो राष्ट्रीय नीति मतलब जो देश स्तर पर जो नीतियां है, नेहरू जी से जेपी जी नाराज नहीं है, जेपी जी नाराज नहीं है। भाषण के क्रम में वे उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा की है, लेकिन जेपी आंदोलन में वे दल विहीन लोकतंत्र की घोषणा नहीं करना चाहते थे। मतलब जो दल विहीन लोकतंत्र की घोषणा नहीं करना चाहते, फिर भी वह जेपी आंदोलन में वे दल विहीन लोकतंत्र की घोषणा नहीं करना चाहते थे। ठीक है, देखिए अगला क्या है। अगला देखिए, वे जनता की भावनाओं के विरुद्ध जाना नहीं चाहते थे। भाषण के क्रम में केवल उन्होंने मार्क्सवाद की विचार की। देखिए मतलब भाषण में जब भाषण दे रहे थे जयप्रकाश नारायण, वह केवल मार्क्सवाद के बारे में बोले। मैंने मार्क्सवाद से जो जो उन्हें सीखने को मिला है उसके संबंध में वो क्या दे रहे थे भाषण। मार्क्स एवं साम्यवाद एवं दल विहीन एवं राज्य विहीन समाज में संबंधित की चर्चा जेपी ने की। मतलब ये सब के क्या जेपी ने चर्चा की। यहाँ से देखिए आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए इस आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। तो आगे लिखा गया है, अब अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि मतलब जो ये भाषण दिया था जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को गांधी मैदान पटना में, यह जो क्या था ऐतिहासिक भाषण बन गया। वे संपूर्ण क्रांति चाहते थे। संपूर्ण क्रांति कहने का अर्थ है बच्चों पूरे राष्ट्र स्तर पर, पूरे भारतवर्ष में वह क्रांति चाहते थे। देश का सामाजिक आर्थिक एवं नैतिक बदलाव ही संपूर्ण क्रांति है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि संपूर्ण क्रांति किसे कहा गया है। सॉरी, संपूर्ण क्रांति किसे कहा गया था? देखिए संपूर्ण क्रांति कहा गया है कि देश का सामाजिक आर्थिक एवं नैतिक बदलाव ही संपूर्ण क्रांति है। मतलब देश में जब सामाजिक आर्थिक और ये सब जब बदलाव होगा तो उसी संपूर्ण क्रांति कहा जाएगा। इस संपूर्ण क्रांति में को लाने में जन संघर्ष समितियों की भूमिका की चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की। जन संघर्ष समितियां मतलब जो छोटी छोटी समितियां थी, जो छोटे छोटे लोगों का समूह था जो संघर्ष कर रहा था किसके? सरकार के गलत नीतियों के विरुद्ध। इनका काफी भूमिका बड़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं क्या लिखे। उनके अनुसार दल विहीन संघर्ष समितियां ही विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार तय करेगी। दल विहीन, देखिए उनके अनुसार मतलब जेपी के अनुसार दल विहीन संघर्ष समितियां ही दल विहीन विधानसभा में चुनाव का उम्मीदवार तय करे। ठीक है, साथ ही जनप्रतिनिधियों पर इन इन संघर्ष समितियों का ही नियंत्रण रहेगा। मतलब जो जनप्रतिनिधि इन्हीं समितियों का नियंत्रण रखेंगे। ठीक है, जनप्रतिनिधि निरंकुश न हो इनका ध्यान जन समितियों को रखना होगा। मतलब ये देखिए व्यवस्था बता रहे हैं कि यदि इस तरह का व्यवस्था करने को कह रहे हैं।
इस तरह का व्यवस्था यहाँ से ऑब्जेक्टिव नहीं बनेंगे। ये संघर्ष समितियाँ अस्थायी रूप से कार्य करेगी। संघर्ष समितियों के बारे में बता रहे हैं कैसे काम करेगी। साथ ही वे समितियाँ केवल लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए कार्य करेगी। देखिए, यह जो हमारा सारांश कंप्लीट हुआ, इस सारांश में जो आपको समझने योग्य था, जो जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, वह मैंने आपको सब पढ़ा दिया। यदि आपने इसे ध्यान से समझा होगा तो आपको पूरा समझ में आ गया। और इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलिएगा, इसे जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेते हैं आपके टेस्ट के लिए, ठीक है। तो देखिए टेस्ट में क्या है, तो देखिए टेस्ट में पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म मैंने बताया था बच्चों कब हुआ था, तो 1902 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर ख हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा गया है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो पत्नी कौन थी, तो पत्नी थी बच्चों प्रभावती देवी। कौन थी बच्चों, तो प्रभावती देवी। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, बी, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि प्रभावती जी किनकी पुत्री थी। तो ब्रज किशोर की पुत्री थी, ब्रज किशोर ऑप्शन नंबर ख, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है क्या है कि जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई। तो देखिए बच्चों, क्या ननिहाल से हुई, मतलब नानी गांव से, कॉलेज से ना, स्कूल से ना, वो घर से ही पढ़े थे। प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही है यहाँ, देखिए प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला 5 नंबर को, उन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिल की। देखिए पहले जो थे वो घर से ही पढ़े, लेकिन प्रथम जो दाखिल हुई थी पटना कॉलेजिएट में हुई थी, ठीक है। तो चलिए आगे जो क्वेश्चन है नहीं है। तो चलिए हमारा जो यह पाठ है संपूर्ण क्रांति, इस पाठ का लेखक, परिचय एवं सारांश क्या कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एवं VVI क्वेश्चन होंगे। यदि आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो क्लास को अंतिम तक देखने के लिए आपको थैंक्स। चलिए अगली क्लास में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।